बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। फुटबॉल की दुनिया के नामवर खिलाड़ी लायनल मेसी ने एक और तारीखी संग मील अबूर कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 गोल स्कोर करके मैच की तारीख के सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए। डैलस में खेले जाने वाले ग्रुप जे के मुकाबले में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2 गोल से शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। लायनल मेसी ने मैच के 38वें मिनट में शानदार फिनिश के जरिए वर्ल्ड कप में अपना 17वां गोल स्कोर किया और जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। दूसरे हाफ के इजाफी वक्त में भी मेसी ने एक और गोल दागकर अपना मजमूई स्कोर 18 तक पहुंचा दिया और यूं वो वर्ल्ड कप की तारीख के कामयाब तरीन गोल स्कोरर बन गए। दिलचस्प बात यह है कि मेसी मैच के आगाज़ में पेनल्टी भी ज़ाया कर बैठे थे, ताहम इसके बावजूद उन्होंने अपनी क्लास का मुजाहरा करते हुए तारीख रकम कर दी। बुध को 39 बरस के होने वाले लायनल मेसी रवां वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 मैचों में 5 गोल स्कोर कर चुके हैं और गोल्डन बूट की दौड़ में सरफहरिस्त हैं। 8 मरतबा बैलन डी ओ जीतने वाले अर्जेंटाइन सुपरस्टार अब वर्ल्ड कप में 18 गोल करके इस फहरिस्त का हिस्सा हैं, जबकि फ्रांस के कायलन एम्बापे 16 गोल के साथ उनके करीब तरीन ताक़ुब में मौजूद हैं। मेसी की इस कामयाबी के लिए भी गैर मामूली बात यह है कि उनके वर्ल्ड कप करियर का आगाज़ 20 बरस कबल हुआ था और आज भी वो दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल इवेंट में एक नए रिकॉर्ड को कायम करने जा रहे हैं। अर्जेंटाइन के शायकीन को उम्मीद है कि उनका कप्तान न सिर्फ अपने इस तारीखी रिकॉर्ड में मज़ीद इजाफा करेगा, बल्कि टीम को एक और यादगार आलमी एजाज़ दिलाने में भी मरकज़ी किरदार अदा करेगा। उधर फ्रांस के सुपरस्टार कायलन एम्बापे ने एक और तारीखी संग मील अबूर करते हुए फीफा वर्ल्ड कप की तारीख के दूसरे कामयाब तरीन गोल स्कोरर की फहरिस्त में मुश्तरका दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। इराक़ के खिलाफ 2 गोल स्कोर करके एम्बापे ने अपने वर्ल्ड कप गोल्स की तादाद को 16 कर लिया है और अब वो लायनल मेसी के आलमी रिकॉर्ड से सिर्फ 2 गोल की दूरी पर खड़े हैं। फिलाडेल्फिया में खेले जाने वाले मैच में फ्रांस ने इराक़ को 3 गोल से शिकस्त देकर ग्रुप आई में अपनी मुसलसल दूसरी कामयाबी को रजिस्टर्ड कराया। शदीद बारिश और आसमानी बिजली के बायस मैच का दूसरा हाफ 2 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार रहा, ताहम फ्रांस की कारकर्दगी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। एम्बापे ने पहले और दूसरे हाफ के आगाज़ में गोल करके अपनी टीम को मजबूत बरतरी दिलाई, जबकि उस्मान डेल्मे ने तीसरा गोल स्कोर करके फतह पर मोहर सब्त कर दी। माइकल अलांजा ने एक बार फिर शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए गोल करने में मदद फराहम की। फ्रांस इस कामयाबी के बाद 6 पॉइंट के साथ ग्रुप में सरफहरिस्त है और एक बार फिर आलमी टाइटल के मजबूत उम्मीदवारों में शुमार हो रहा है, जबकि एम्बापे की नज़रें अब लायनल मेसी के हमवक्त वर्ल्ड कप गोल के रिकॉर्ड पर मरकूज़ हैं। उधर नॉर्वे के सुपरस्टार अर्लिंग हॉलैंड ने एक और बार फिर अपनी गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए फीफा वर्ल्ड कप में तारीख रकम कर दी है। सेनेगल के खिलाफ 2 गोल स्कोर करके हॉलैंड ने न सिर्फ अपनी टीम को 2 के मुकाबले में 3 गोल से फतह दिलाई, बल्कि नॉर्वे को नॉकआउट मरहले में भी पहुंचा दिया है। न्यू जर्सी में खेले जाने वाले ग्रुप आई के अहम मुकाबले में नॉर्वे ने पहले हाफ के अख्ताम से कबल मार्कस पेडरसन के गोल के साथ बढ़तरी हासिल की, ताहम दूसरे हाफ में अर्लिंग हॉलैंड ने खेल का रुख मुकम्मल तौर पर अपने नाम कर लिया। मैनचेस्टर सिटी के स्ट्राइकर ने मार्टिन के शानदार पास पर गोल स्कोर करते हुए वर्ल्ड कप में नॉर्वे के सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने का एजाज़ अपने नाम किया। सेनेगल ने इस्माइलिया सार के ज़रिए मुकाबले में वापसी की कोशिश की, लेकिन हॉलैंड ने चंद ही मिनट बाद एक खूबसूरत वॉली पर दूसरा गोल दागकर अपनी टीम की बढ़तरी दोबारा 2 गोल तक बढ़ा दी। इजाफी वक्त में सेनेगल ने एक और गोल ज़रूर किया, मगर नॉर्वे ने फतह अपने नाम कर ली। सिर्फ 2 मुकाबलों में 4 गोल स्कोर करने वाले 25 साला हॉलैंड अब वर्ल्ड कप के नुमाया सितारों में शामिल हो गए हैं। मुसलसल 12 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में गोल करने वाले नॉर्वे के कप्तान अपनी पहली वर्ल्ड कप मुहिम में रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपनी टीम को आलमी एजाज़ के खौफ के मज़ीद करीब ले आए हैं। आलमी का फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में जारी है। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बाज़गश पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर सवालात की जद में है। मैदान में नाकामियों का सफ़र जारी है, टीमों की कारकर्दगी तनकीद की जद में है, मगर बहस का महवर अब सिर्फ नताइज नहीं बल्कि फ़ैसले भी बन चुके हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नए मुसव्वदे ने एक नई बहस छेड़ दी है, जहां खिलाड़ियों के हुकूक, बोर्ड की पॉलिसियों और पेशेवराना तकाज़ों पर सवालात उठ रहे हैं।
दूसरी जानिब NOC पॉलिसी, कोचेज़ और सेलेक्टर्स के मुतअद्दिद किरदार, कौमी टीम की क़यादत का मुस्तक़बिल और ख़वातीन क्रिकेट टीम की मुसलसल नाकामियाँ भी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट में एहतिसाब का निज़ाम वाकई मौजूद है या ज़िम्मेदारी का बोझ सिर्फ खिलाड़ियों के कंधों पर डाल दिया जाता है? क्या फ़ैसले मेरिट पर हो रहे हैं या फिर निज़ाम के अंदर मौजूद तज़ाद कारकर्दगी पर असरअंदाज हो रहे हैं? इन्हीं अहम और संजीदा मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान, टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब, जिनसे इन मामलात पर हमेशा हम दो टोक मौक़िफ़ सुनते रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल में असल मसला है कहाँ, इस्लाह की ज़रूरत किस शोबे में है और पाकिस्तान क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए कौन से फ़ैसले नागुज़ीर हो चुके हैं। राशिद लतीफ़ साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पहली बार बन रहा है, टीम की शिकस्त, खिलाड़ियों का रवैया हम भूल कर सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के कठिन और ना समझ आने वाले मुसव्वदे में फंस गए हैं। बोर्ड की जानिब से तो ऐसा ही जाहिर किया जा रहा है। क्या इस सूरत हाल से आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक बाउंडिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपने प्लेयर्स के साथ, और पिछली परफॉर्मेंस होती है और फ्यूचर देखा जाता है एज वाइज, तो उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाता है। और उसमें पार्टिसिपेशन जो है आपके डोमेस्टिक या किसी पिछले साल की होती है। नेक्स्ट ईयर में वो प्लेयर्स को ज्यादा तरजीह दी जाती है जिनके पास 5-8 साल का करियर बाकी होता है, उसको अच्छा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज अगर हम देखते हैं, काफी 2 सालों से नीचे की तरफ आई है, तेजी से नीचे की तरफ आई है। तो कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को बेहतर बनाने के लिए, परफॉर्मेंस बेस्ड बनाने के लिए शायद ये एक्ट किया है। लेकिन ये कहाँ तक बेहतर हो सकता है, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज हो गए शुरू में। ए कॉन्ट्रैक्ट, A-B और B-C कॉन्ट्रैक्ट और A-C कॉन्ट्रैक्ट, ये थोड़ा सा समझने में हमें भी वक्त लग रहा है। और लेकिन अमाउंट ऑफ प्लेयर्स को जो पैसे मिल रहे हैं मंथली, वो बहुत अच्छे तसल्ली बख्श है, अच्छा पैसा है और वो मिलना चाहिए प्लेयर्स को। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरे ख्याल से हमेशा से प्लेयर को पैसा दिया है। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट होता है, कभी कभार आ जाता है, लेकिन प्लेयर का ये है कि देर सवेर जरूर होती है, लेकिन प्लेयर को उसका वो पैसा जरूर मिलता है, चाहे वो मैच फीस की सूरत में हो या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की। इसमें थोड़ा सा टाइम हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हर साल डिफरेंट चीजें होती हैं। कभी 42 कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर को मिलते हैं, कभी 32 मिलते हैं, कभी 25 मिलते हैं, कभी 20 मिलते हैं। अभी इस साल हम देखेंगे कितने कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को दिए जाएंगे। तो अमाउंट जो आ रही है उसके लिहाज से मैं इस सेटिस्फाई हूँ, अच्छा पैसा है। इसमें हम देख सकते हैं T20 टेस्ट और वनडे में किस तरह से इसको मॉनिटर किया जाएगा। और थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, 1-2 महीने लगेगा, लेकिन इसमें क्या प्लेयर सेटिस्फाई है, इसमें लीग क्रिकेट आएगी, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, वो हमें देखना पड़ेगा। राशिद लतीफ़ साहब, एक जानिब बोर्ड की जानिब से ये बयानिया दिखाया जा रहा है कि टेस्ट वाले को T20 की NOC नहीं मिलेगी। क्या ये खुला तजाद नहीं? मिसबाउल हक SNGPL से भी वाबस्ता हैं, पेशावर ज़ल्मी के डगआउट में भी दिखाई देते हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के साथ पार्ट टाइम उनकी वाबस्तगी है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ना, तो फिर आपको कोशिश होती है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जाएंगे आप। फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसकी खिलाफ वर्जी आप कर नहीं सकते। अगर मैं बाउंड कर दूंगा ये हुसैनी A कैटेगरी में टेस्ट, सिर्फ टेस्ट खेलेंगे, आप किसी को रोक नहीं सकते। किसी की राइट से अगर 40 साल एज लिख दे या 45 साल, आप रोक नहीं सकते। इसीलिए कभी ब्रैकेट में एज दी जाती है इंटरनेशनल प्लेयर के लिए, ज़बानी बातें की जाती हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे लीगल डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा कि किसी को बाउंड नहीं कर सकते कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में A कैटेगरी, इवन आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किसी के जबरदस्ती साइन भी नहीं करा सकते, यहाँ पे भी बाउंड्री नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी मर्जी है कि मैं नेशनल टीम से खेलूं या ना खेलूं। सेम चीज फुटबॉल में हुई थी, 80s के एंड में हुई थी, और कोई भी फुटबॉलर अपनी नेशनल टीम को साइन नहीं करता, कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वहां पे। और फुटबॉल की तरक्की वहीं हुई जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए थे। वो अपनी लीग खेलते हैं, वो कोई रियल मैड्रिड से खेल रहा है, कोई बार्सिलोना से खेल रहा है, कोई मैन यू से खेल रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट जो है ना उनका, वो बेहतरीन था। और यहाँ पे अगर बाउंड किया जाएगा, A कैटेगरी वाला B में नहीं जाएगा, B वाला C में नहीं जाएगा, ये मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है गलत हूँ, ये जो फॉर्मूला होगा ये फेल में शुमार किया जाएगा। इसको दोबारा देखना पड़ेगा इनको, कि अगर फर्ज करें कि राशिद लतीफ A कैटेगरी में सिर्फ टेस्ट खेलेगा
नहीं यार, मैं तो वनडे भी खेल सकता हूँ, मैं तो T20 भी खेल सकता हूँ। ये बाउंड क्यों कर रहे हो? शायद मैं इसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर सकता हूँ। मैं अपने लीगल टीम से पूछूंगा कि मैं इसको साइन करूँ या ना करूँ। यहाँ पे जरा देखना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट को। नहीं, वो तो ठीक हो गया। खिलाड़ियों के हवाले से जो चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दिखा रहा है वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जो सवाल मैंने आपके सामने रखा था, ये एक तरफ हम खिलाड़ियों को कह रहे हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं वो 4 डे क्रिकेट की एनओसी ले सकते हैं, साउथ अफ्रीका जा सकते हैं, इंग्लैंड जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, लेकिन उनको T20 की एनओसी नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ ख़ास तौर पर मिसबाह-उल-हक के हवाले से जो सवाल उठ रहा है कि वो LSNGPL से भी वाबस्ता हैं, ज़ल्मी के डगआउट में भी मौजूद हैं, और क्रिकेट बोर्ड जहाँ पर उनको फुल टाइम जॉब करना चाहिए वहाँ पर उनका सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए, अगर मिसबाह-उल-हक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं, वो डेपुटेशन पे उनको आना पड़ेगा। एज FBR रूल वो 2 जगह जॉब नहीं कर सकते। हम लोग कर सकते हैं, हम टैलेंट है, हम टीवी पे काम कर सकते हैं, एज पर रूल्स हम काम कर सकते हैं। लेकिन मैं 2 जॉब नहीं कर सकता कि पोर्ट कासिम में भी काम कर लूँ और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी काम करूँ। अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गया था तो मैंने 2 साल जब काम किया था तो मैं डेपुटेशन पे गया था। मेरी एक सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, मेरी सीनियरिटी काउंट होती चली जाएगी, लेकिन मेरी पेमेंट या मेरे जो सैलरी है वहां से मिलेगी। ये मेरे ख्याल से देखना चाहिए, मिसबा को भी देखना चाहिए। अगर तो वो ड्यूल जॉब कर रहे हैं तो ये तो खिलाफ वर्जी है, कानून पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आपके सर्विस रूल के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो वो कोई भी इदारा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या कोई भी इदारा, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। तो राशिद लतीफ़ साहब, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को असद शफीक जैसे क्रिकेटर्स चाहिए जो सिलेक्शन कमेटी में भी हों, टेस्ट टीम के बैटिंग कोच भी हों, ख़वातीन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन से भी वाबस्ता हों, लेकिन नतीजा सिफर? असद शफीक जैसे किरदारों का एहतसाम नहीं बनता, उनके फैसलों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्या ये गलत है? नहीं, ये तो लाने वालों का कसूर है ना। अगर कभी मेहरबान मेरे ऊपर भी हो जाए, मेहरबानी मेरे ऊपर हो जाएगी तो मैं क्यों बोलूंगा कि यार गलत हो रहा है। अब मैं इंडिविजुअल के ऊपर हिट नहीं करूंगा, मैं उनके ऊपर हिट करूंगा जो लेके आए हुए हैं। उन्हें सोच समझ के लेके आए होंगे ना। इनको नजर आ रहा होगा काबिलियत पाकिस्तान में कम हो गई है, हम एक बंदे को 4 ओहदे दे देंगे तो हमारी टीम बेहतर हो जाएगी। हम विमेन भी दे देंगे, हम अंडर-19 भी दे देंगे, हम बड़ी टीम भी दे देंगे, हम छोटी टीम भी दे देंगे, हम NCA भी दे देंगे। तो वो तो बिलीवर का बिलीव किसके ऊपर होता है? जो उनको लोग लेके आ रहे हैं उनका है, या जो असद शफीक का हम नाम ले रहे हैं कि उनका कसूर है? ठीक है, उनसे परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन अकाउंटेबल कौन करेगा? अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी है। अगर वो नहीं दे रहे तो हम उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर उनकी बात कर सकते हैं, यार असद शफीक यहाँ गए, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन उसको कटहरे में तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही लेके आएगा ना। वजह फरमाया आपने। तो पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद के हवाले से आपका क्या कहना है? क्या उनकी क़यादत के हवाले से अब वाकिफ़ चाहिए, क्योंकि ऑप्शन सलमान अली आगा हैं जो ख़ुद बांग्लादेश में तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। शान अगर बतौर बेटर टीम का हिस्सा है तो फिर कप्तान तब्दील करना आपके ख्याल में जायज़ फैसला बनता है? देखिए, खबर अगर आना शुरू हो गई और आपकी जानिब से आ रही है तो कुछ ना कुछ तो हकीकत होगी इसके अंदर। और अच्छा फैसला तो नहीं बोलूंगा, दोनों एक जैसे ही कप्तान होंगे, प्लेयर भी दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन उस वक्त होगा सलमान अली आगा का जब उसको वनडे की भी क़यादत देंगे। देखिए, वो डिजर्व करता है वनडे की क़यादत, T20 की नहीं करता था। हमारा आपका शो में आर्गूमेंट भी हुआ था, बात भी हुई थी, हमने लोगों को तफसीलात भी पहुंचाई थी, लेकिन वो वनडे के कप्तान बन सकते हैं। वनडे और टेस्ट के अगर बनते हैं तो 1 साल का उनको टाइम देना चाहिए, दोनों की कैप्टनसी, क्योंकि आगे आपका वर्ल्ड कप आ रहा है। इसका टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन के लिंक जो होना चाहिए, जो वर्ल्ड कप में जो क़यादत कर रहा है उसके साथ लिंक होना चाहिए। तो अभी आप क्या कहते हैं, क्या शान को हटाकर आगा को कप्तान बनाना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं अभी शान को कैरी करना चाहिए? मैंने अपना बता दिया कि अगर तो उनको वनडे भी दे रहे हैं ना तो ठीक है। एक में फेलियर ज्यादा नजर आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान जीत ही नहीं रही टेस्ट में ना। वनडे में कहीं आपको नजर आ जाएगा कि जीतने में, टीम बनाने में, जो वनडे और टेस्ट के प्लेयर मोरलेस वही होते हैं, तो उनको कॉम्बिनेशन बनाने में, टीम बनाने में टेस्ट और वनडे में बहुत फायदा मिल सकता है। ठीक हो गया। तो वाब रियाज पर बज़ाहिर तो ऐसा लगता है क्रिकेट बोर्ड को एतमादी नहीं है, क्योंकि ख़वातीन T20 वर्ल्ड कप में वो मेंटोर हैं, टीम का हेड कोच ही नहीं बनाया गया उनको। सिलेक्शन में सिद्रा अमीन, सदर शम्स और उरूबा शाह को मुंतखब ना करना तो पुरानी बात हो गई, लेकिन इवेंट में भी टीम गलत खिलाना, क्या ये शिकस्त का असल मुहर्रिक नहीं लगता आपको?
मेरे ख्याल से तैयारी अच्छी नहीं थी। अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ हम खेलते हैं, आयरलैंड के खिलाफ हम खेलते हैं, ट्राई सीरीज खेलते हैं, वेस्ट इंडीज को भी बुलाते हैं, वेस्ट इंडीज अच्छी टीम थी, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके कुछ प्लेयर मिसिंग थी, जिसकी वजह से हमारी शायद तैयारी प्रॉपर नहीं हुई। हमने साउथ अफ्रीका शुरू के साल के शुरू में हमने बुलाया, खिलाया, वनडे भी T20 2-1 करके हम हारे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तैयार नहीं थे। मेंटली तौर पर तैयारी होती है आपकी, बड़े इवेंट की, ICC इवेंट की तैयारी होती है, शायद ट्रेनिंग ज्यादा करा दी, कभी कभार एक्साइटेड होते हैं ना यार, इनको वेट ट्रेनिंग भी कराते थे, इनको भगाते हैं, तो एग्जॉस्ट हो गई। ये शुरू के 5-6 ओवर ऐसा खेलती हैं, आउटस्टैंडिंग ऐसी टीम नहीं है, चाहे वो इंडिया के खिलाफ देखे, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन जिस तरह से गेम आगे की तरफ जा रहा होता है, बैटिंग बॉलिंग दोनों में स्टेमिना गायब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गलती है, मुझे लगता है ट्रेनिंग में भी और प्रिपरेशन में भी गलती हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान टूर्नामेंट खेलने से पहले ही आउट हो गई। राशिद लतीफ़ साहब, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की मेंस और ख़वातीन क्रिकेट टीम जो है वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार कर रही है। 50 कर लिए, 25 कर लिए, 3 आउट कर लिए, उसके ऊपर सोशल मीडिया पर उनको सराहा जाता है, लेकिन टीम कहीं आपको दिखाई देती नहीं है। आपके ये तबसरे और तज़किये बिल्कुल अपनी जगह बजा नज़र आ रहे हैं, जो आपने देखा, जो आपका मुशाहिदा है, लेकिन मैं आपको कुछ हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा नंबर्स के साथ। साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ आप बैटिंग कर रहे थे और 50 रन पर आपके 8 आउट हो जाते हैं। आपकी कप्तान फ़ातिमा सना 8वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आती हैं, वहाँ वो हाफ़ सेंचुरी स्कोर करती हैं और पाकिस्तान टीम जो है वो 126 तक चली जाती है। लेकिन वहाँ पर बॉलिंग भी फ़ातिमा सना बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन सीधे 2 कैच वो गिरा देती हैं और टीम के लिए वो कॉस्ट कर जाते हैं। फिर उसके बाद आप जब 123 रन 120 गेंदों पर चेस कर रहे हैं, आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल गया है, वो बैटर जिसने 8वें नंबर पर 50 किए हैं, आपके ख्याल में फिर वो 6ठे नंबर पर बैटिंग करने क्यों आ रही है पाकिस्तान टीम? क्या शिकस्त की वजह नहीं है ये? देखिए, यूटिलाइजेशन ऑफ बेस्ट प्लेयर का मसला रहा है ख्वातीन क्रिकेट में। जैसे आपने फातिमा सना की बात की, स्पेशली साउथ अफ्रीका वाले मैच में, जब आपके पास एक प्लेयर हो जो बॉलिंग भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकती है, लाइक बोथम, कपिल देव, इमरान खान वाली क्वालिटी आ गई ना, तो आप उसको 3 नंबर से लेके 5 नंबर खिला सकते हैं। 8 नंबर थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हो रही है, तो इनका 5 से 6 बनता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो या बांग्लादेश के खिलाफ हो, आप 5-6 पे खिलाए। बैटिंग बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी पेस के साथ, स्विंग के साथ बॉलिंग की है, अच्छी बॉलिंग की है। मेरे ख्याल से सही यूटिलाइज नहीं कर पाए। होता है कभी कभार, जो डिफेंसिव कोचेज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अच्छे प्लेयर को बाद में रख लेते हैं, यार आउट ना हो जाए। बाद में रखने के बाद जब 8 नंबर पे लेके आए, तो उसके बाद सिवाय फ्रंट पे, जैसे अक्सर आप कहते हैं कि आगे कुआं है पीछे खाई है, तो उसके सामने तो कुछ नहीं है। वो अच्छा प्लेयर है, फिर उसने अच्छे 50 रन किए अच्छे। मेरे ख्याल से उनको सपोर्ट कहीं से नहीं मिली, हालांकि अच्छे प्लेयर्स मौजूद थी उनके अंदर, लेकिन पार्टनरशिप कोई लगी नहीं। अगर हम देखते हैं, शुरू में अगर देखते हैं तो पार्टनरशिप हुई है 50 रन की या 39 रन की, तो उसके अलावा कोई बड़ी पार्टनरशिप आई नहीं। बांग्लादेश के खिलाफ 50 में कोई नहीं था, 78 for 6 हो गए, तो वहां पे ये भी आउट नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको इनको इनके गिर्द टीम बनानी चाहिए और इनको साइड पे नहीं करना चाहिए, बहुत देर में नहीं लेके आना चाहिए बॉलिंग या बैटिंग में। बाकी टीम में कोताहियां भी होती हैं, कमियां भी होती हैं, लेकिन एक साथ तमाम लड़कियों का आउट ऑफ फॉर्म हो जाना, वो भी हैरत अंगेज है। ठीक हो गया राशिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान, विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, टीम के मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।